नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश राउत अपोलो फर्टिलिटी में निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको आईवीएफ के बारे में जानकारी दूंगा। वैसे तो हम सभी ने आईवीएफ के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा है, लेकिन आईवीएफ एक ऐसी प्रोसीजर है जिसमें इनफर्टिलिटी के कई कारणों में प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी दाम्पत्य अगर शादी के बाद 1 साल तक प्रयास करता है प्रेगनेंसी रुकने के लिए, लेकिन फिर भी अगर उसको प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है तो उस कंडीशन को हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब इनफर्टिलिटी के कारण मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि 40% केसेस में मेल रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, 40% केसेस में फीमेल रिस्पॉन्सिबल रहती है और 20% केसेस में मेल और फीमेल दोनों में प्रॉब्लम होने के कारण इनफर्टिलिटी रहती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन से कारणों में आईवीएफ हमें उत्कृष्ट तरीके से प्रेगनेंसी प्राप्त करने में मदद कर सकता है और इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तो चलो मैं आपको सबसे पहले कारण बताता हूँ कि किस कारणों में हमें आईवीएफ प्रेगनेंसी देने में सक्सेसफुल हो सकता है। सबसे पहले महिलाओं के बारे में बात करेंगे। अगर महिलाओं में गर्भाशय की नलियाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, अगर फैलोपियन ट्यूब किसी कारण से बंद है, जैसे कि पहले ऑपरेशन हो चुका है या ट्यूबरकुलोसिस हो चुका है, तो या फिर जन्मता ही फैलोपियन ट्यूब नहीं है, जेनेटिकली ही फैलोपियन ट्यूब अब्सेंट है, तो इन कारणों में आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर महिलाओं के अंडकोश में अंडे कम है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री मैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी या फिर प्री मैच्योर ओवेरियन फेल्यूर, तो इसमें भी आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। अगर महिलाओं के अंडकोश में पीसीओडी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी आज आईवीएफ के द्वारा सक्सेसफुल प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा अगर एंडोमेट्रियोमा का प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग चॉकलेट सिस्ट भी बोल सकते हैं, या एडिनोमाइसिस का प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम है, या फिर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स है, या फिर यूट्रस की जो परत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम, उस इंडोमेट्रियम में पॉलिप है, फाइब्रॉइड है, कोई इन्फेक्शन है, इन सब कारणों में आज आईवीएफ से प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिन्होंने इसके पहले 5 या 6 बार आईयूआई कर चुका है, या फिर इसके पहले 7 से 8 महीनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उनकी उम्र भी 35 के ऊपर है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, तो उनमें भी आज आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 35 के ऊपर है और उम्र ज़्यादा होने के कारण उनको प्रेगनेंसी नहीं रुक पा रही है, उनका एएमएच कम हो गया है, तो इनमें भी आज आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी हो सकती है। ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, मतलब उनका दे आर इन द पोस्ट मेनोपॉजल फेज, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स में भी आज आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही पुरुषों में अगर शुक्राणु की कमतरता है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 15 मिलियन मिनिमम शुक्राणु होने चाहिए, अगर 15 मिलियन से कम शुक्राणु है, खासकर जब शुक्राणु की संख्या 10 मिलियन से भी कम हो सकती है, तो उनमें भी आईवीएफ या आईसीएसआई के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। ऐसे पुरुष जिनमें शुक्राणु की संख्या 0 है, जिसको हम लोग बोलते हैं अजूस्पर्मिया, इन सब में भी आज टीसा प्रोसीजर के द्वारा शुक्राणु को बाहर निकाला जा सकता है और शुक्राणु बाहर निकाल के फिर एग्स के साथ मिलाकर अच्छा सा एम्ब्रियो बना के वापस यूट्रस में रख के आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे ये कई कारण हैं जिनमें आईवीएफ के द्वारा अगर हम जाते हैं तो प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ईजी होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि आईवीएफ की स्टेप्स क्या होती है। सबसे पहले तो आईवीएफ में हस्बैंड और वाइफ दोनों का इवैल्यूएशन किया जाता है। स्त्रियों में सोनोग्राफी करके देखा जाता है कि यूट्रस कैसा है, उनकी ओवरीज कैसी है, ओवरी में अंडे कितने हैं, ये सब कुछ पता करने के बाद फिर हस्बैंड के शुक्राणु कैसे हैं, शुक्राणु कितने हैं, शुक्राणु में मोटिलिटी कितनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये इवैल्यूएशन कंप्लीट होने के बाद फिर प्रोटोकॉल डिसाइड किया जाता है कि आखिर किस प्रोटोकॉल से हमें अच्छे तरीके से अच्छे क्वालिटी वाले अंडे मिलेंगे और अच्छे क्वांटिटी पे मिलेंगे। ये सब होने के बाद फिर एक्चुअल में आईवीएफ की प्रोसीजर चालू होती है। आईवीएफ की प्रोसीजर यूजुअली पीरियड के 2nd डे से स्टार्ट होती है। पीरियड के 2nd डे से महिलाओं को हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। इन हार्मोनल इंजेक्शन से एग्स को बढ़ाया जाता है, डेवलप किया जाता है। लगभग 10 से 12 इंजेक्शन में ओवरी में अंडे विकसित हो जाते हैं
और जब भी अंडे विकसित हो जाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी अंडर एनास्थेशिया, मतलब आपको 10 मिनट के लिए बेहोश किया जाता है ताकि आपको दर्द ना हो। वो अंडर एनास्थेशिया बेहोश करके विद द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी अंडों को लेबोरेटरी में बाहर निकालते हैं। अब इस निकालते समय जितने भी प्रिकॉशन लेने हैं वो सब प्रिकॉशन लिए जाते हैं ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो। दूसरा, एक मिथ पेशेंट में ये भी रहता है कि जब हम लोग अंडे बाहर निकालते हैं तो जिसमें टाका, चीरा या ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एकदम हार्मलेस प्रोसीजर है, सिंपल तरीके से की जाती है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ का ब्लड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ब्लड सैंपल देते हैं तो फ्लेबोटोमिस्ट क्या करता है, एक सिंपल इंजेक्शन हमारे नस में डालता है, वेन में डालता है, वहां से ब्लड कलेक्ट करता है। सिमिलर वे से हम लोग वजाइना के थ्रू एक सिंपल नीडल ओवरी में डालते हैं और उससे अंडों को कलेक्ट करते हैं। तो इसमें टाका, चीरा, ब्लीडिंग ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। जैसे अंडे बाहर निकालते हैं फिर हस्बैंड के स्पर्म लिए जाते हैं। हस्बैंड के स्पर्म और महिला के अंडे, इन दोनों को लेबोरेटरी में पेट्री डिश में मिलाया जाता है, जिसको हम लोग ICSI या IVF प्रक्रिया, इन दोनों में से एक प्रक्रिया का चयन करके इन दोनों का फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन करने के बाद इसको फिर इंक्यूबेटर में रखा जाता है और इंक्यूबेटर में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होने के लिए लगभग 5 दिन का समय लगता है और 5 दिनों के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको हम लोग ब्लास्टोसिस बोलते हैं। फिर एम्ब्रियो बनने के बाद एम्ब्रियो का ग्रेडिंग किया जाता है। ग्रेडिंग करने के साथ साथ बच्चेदानी की परत और महिला में हार्मोन्स लेवल भी देखे जाते हैं। फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर और दूसरा तरीका होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। फ्रेश ट्रांसफर माने क्या, जिस दिन अपना एम्ब्रियो तैयार हो जाता है उसी दिन यूट्रस में ट्रांसफर करना, जिसके लिए हार्मोन लेवल सही होने चाहिए और बच्चेदानी की परत भी सही होनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हार्मोन लेवल ठीक नहीं है, बच्चेदानी की परत ठीक नहीं है या फिर OHSS का रिस्क है, तो इन सब कंडीशन में जो एम्ब्रियो बनता है उसको पहले फ्रीज किया जाता है। फ्रीज करने के बाद फिर आपके पीरियड्स आने देते हैं। पीरियड्स आने के बाद विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन आपके यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और जब भी आपका यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाता है तब जो मैंने एम्ब्रियो फ्रीज करके रखा है उसी एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरीके से एम्ब्रियो को आइदर आप फ्रेश ट्रांसफर कर सकते हो या फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हो। एक बार ट्रांसफर करने के बाद वहां से 10 दिनों में हम लोग बीटा एससीजी नाम का एक हार्मोन टेस्ट करते हैं। ये बीटा एससीजी बॉडी में तभी आता है जब आप प्रेग्नेंट रहते हो। ये यूजुअली 10 दिनों के बाद किया जाता है, किसी किसी हॉस्पिटल में 15 दिनों के बाद भी करते हैं। 10 दिनों के बाद अगर इसकी लेवल 100 से ऊपर होती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव प्रेगनेंसी मानते हैं। जैसे बीटा एससीजी 100 आ जाता है उसके बाद आफ्टर 48 आवर्स उसका वैल्यू वापस से रिपीट किया जाता है। अगर 66% से ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इसका मतलब प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो रही है। फिर वापस से एक 48 आवर्स के बाद थर्ड बीटा एससीजी रिपीट किया जाता है। तीनों बीटा एससीजी अगर राइजिंग ट्रेंड बताते हैं तो फिर पेशेंट को वहाँ से 21 डेज के बाद सोनोग्राफी के लिए बुलाया जाता है इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई कि हार्ट बीट आए या नहीं आए हैं। तो ये पूरा जर्नी होता है पेशेंट का फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन टिल द प्रेगनेंसी रिपोर्ट का। बहुत बार पेशेंट का ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब फर्स्ट इसमें जब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी कितने रहते हैं। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ऐसे हर पेशेंट में कॉमन नहीं रहते हैं, पेशेंट वाइज चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी डिफरेंट रहते हैं। अगर कोई यंग पेशेंट है, सिर्फ फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज है, तो उन सब केसेस में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर पेशेंट का एज मोर देन 30 है या फिर पेशेंट को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो उन सब केसेस में चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी घट जाते हैं। ऐसी महिलाएं जिनमें उम्र 35 या 37 से भी ऊपर होती है, इन सब केसेस में भी एज के कारण चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी घटते हैं। लेकिन यस, नेचुरल प्रेगनेंसी से ज़्यादा आईवीएफ में चांसेस रहते हैं। और अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है और इनफर्टिलिटी के कारणों को पता करना है या फिर आपको कारण पता है और आप चाहते हो कि आखिर क्या ट्रीटमेंट लिया जाए, तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप शुड ऑलवेज बी टू मीट द फर्टिलिटी कंसल्टेंट। सो अगर आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो काइंडली मीट योर फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड डिस्कस योर प्रॉब्लम विद देम। थैंक यू।